तो नारा था मोदी जी का गरीबी हटाओ, लेकिन अब क्या नारा है? गरीबों को हटाओ। उनका उल्टा चल रहा है। अच्छा, इतना मतलब यूथ परेशान हो गया। अगर आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली में मुझे लगता है 70 से 70 सीटें आ जाएंगी। इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली का कि जो आंदोलन लोकपाल के लिए स्टार्ट किया गया था, आज भी दिल्ली में लोकपाल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन एक ही है, मोदी गवर्नमेंट। तो एलजी साहब जितने भी जनहित में काम होते थे उसमें अड़ंगा लगाना उनका काम था, उनको इसलिए बिठाया था। 3 टर्म से केजरीवाल जी हमारे सीएम थे। चाहे मानसून के टाइम पे बारिश का पानी भरना हो, चाहे वो पानी की समस्या वाटर सप्लाई की पूरी दिल्ली में हो, या तीसरी जो सबसे मेजर इशू है वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, चौथी ये है कि स्लम्स का बढ़ना। तो काम का हुआ। आप यूपी के अस्पतालों में चले जाओ, 10 साल से इनकी गवर्नमेंट है, बिल्कुल वहाँ के हाल देख लो। पर सर सबूत तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ काफी ज्यादा, और ये एक जैन भी हैं आपके, सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ भी काफी। क्या सबूत है जी? ये सबूत है कि एक आदमी ने बोला, शायद आपको पता नहीं है, जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है 200-250 ठेके बढ़ा दिए गए। किसी मीडिया ने दिखाया? नहीं। 2012 वाले जो केजरीवाल थे वो वैगनार में चलते थे। आज वाले जो केजरीवाल हैं उनके ऊपर चार्जेस भी लग रहे करप्शन के। उन्होंने बोला था कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी लेके वो चलते थे। वो कहते हैं कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, बंगला उन्होंने लिया। उसी बंगले पे 40-40 लाख के कर्टेन्स लगाए। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा शिफ्ट आया उनकी थिंकिंग? नहीं, मेरी आप बात सुनो। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परिप्रेक्ष्य शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 2011 में एक इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से 26 नवंबर 2012 को एक ऐसी पार्टी ने जन्म लिया जिसने दिल्ली की राजनीति को बदल के रख दिया, और आज वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूं केजरीवाल जी की, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो इसी कारण में आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है उनको शायद पहचान की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर पंकज गुप्ता सर, जो कि काउंसलर हैं संगम विहार सीट से, साथ के साथ वो आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी है। तो आज हम उनसे करने वाले हैं तीखे सवाल, और देखते हैं कि उनका जवाब क्या रहता है। और ये बड़ा ही अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बताइए, 2011 में जो शुरुआत हुई थी अन्ना के अनशन से, जिसको हमने नाम दिया था इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट, आपने देखा होगा उस टाइम पे यूथ में इतना जबरदस्त जुनून था। पर आज जब 2025 है तो वो जुनून अब थोड़ा सा ठहर सा गया है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, जब आंदोलन का मूवमेंट होता है उस समय जोश अलग होता है, फिर धीरे धीरे लोग अपने काम वाम पे लग जाते हैं। आप देखो ना, मूवमेंट के टाइम पे अलग एक्शन चलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें हमेशा ही कम हो जाती है। चाहे जेपी आंदोलन देख लो आप, लोहिया जी का आंदोलन था, देश में पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन समय के साथ फिर अब ऐसा नहीं है, अगर चीजें गलत होंगी फिर दोबारा आंदोलन होएगा, फिर यूथ एक्टिव होएगा। तो सर आप ये बताओ कि आपने ग्राउंड से देखा है ये आंदोलन। मुझे सुनने में आया कि जब अन्ना जी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आप उस प्रोटेस्ट का पार्ट थे जी। उस टाइम से लेके आज तक का। तो ऐसे क्या चीज है कि आप इसी पार्टी से जुड़े रहे? सबसे मैंने ईमानदारी, और दूसरा है कि आम आदमी पार्टी जैसे नाम है वैसे आम आदमी पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अदर पार्टी में क्या है कि पैसे वाले होना चाहिए, या तो आप नेता के बेटे हैं या बिजनेसमैन के बेटे हैं तो आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में विधायक पार्षद कौन है? ना तो उनके परिवार से कोई कभी सांसद था, कोई विधायक था या पार्षद था, ना कोई बिजनेसमैन था। आम घर के लड़के जो सोशल वर्क करना चाहते थे, देश में बदलाव करना चाहते थे समाज में, वो लोग को निकाल के यहाँ पे चांस दिया और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पार्षद, विधायक और सांसद बनाया। पर पंकज सर, आपको ये नहीं लगता कि जो आंदोलन लोकपाल के लिए स्टार्ट किया गया था, आज भी दिल्ली में लोकपाल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन एक ही है, मोदी गवर्नमेंट। अच्छा। वो किसी चीज में कुछ काम करने दिया नहीं उन्होंने दिल्ली में, किसी चीज में भी। आप देखिए, पूरे देश की बात कर लेता हूँ, जो भी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है या उनके खिलाफ बोलती है, उस सरकार पे या तो खत्म कर देते हैं या तो उनके नेताओं को जेल में भेज देते हैं। दिल्ली में यही हुआ। एलजी साहब ने जितने भी अच्छे हमने काम करने चाहे उनमें हर चीज मड़ंगा करा है, उसकी भेंट ये भी चढ़ गया। पर पंकज सर एक बात बताओ, जैसे
ये तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमने अपनी जिम्मेदारी एलजी सर पे डाल दी। हर चीज में कभी भी जब भी कोई काम होता है या कोई फाइल पास नहीं होती तो हमें ये सुनने में आता था कि केजरीवाल जी या कोई भी आपके पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमारी फाइल एलजी साहब चलने नहीं दे रही। ठीक है, पर ये तो हम ये कह सकते हैं ना कि कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, आपको शायद जानकारी होगी। स्टेट नहीं है। फुल स्टेट होता तो एलजी का कोई इंटरफेयर ही नहीं होता, लेकिन फुल स्टेट है। यहाँ पे एलजी साहब को मोदी सरकार ने सुपर सीएम बना दिया था। अच्छा। कोई भी काम करना होता तो एलजी के साइन होते हैं, आपको पता फुल स्टेट में। तो एलजी साहब जितने भी जनहित में काम होते थे उसमें अड़ंगा लगाना उनका काम था, उनको इसलिए बिठाया था। और वो बहुत, मुझे लगता है अपनी जितने उन्होंने साजिश करी उसमें सफल भी रहे। अच्छा। हाँ। पर पंकज सर एक बात बताओ कि एक है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी बेसिकली आयुष्मान भारत। तो सेंटर ही चाहती थी कि ये दिल्ली में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हर किसी को 10 लाख का, पहले 5 लाख जो लिमिट थी वो 10 लाख कर दिया कि 10 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी को मिलनी चाहिए, वो भी फ्रीली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी को नहीं कर रहे, वो 70 साल से बुजुर्ग को ऊपर। हाँ, मतलब 70 साल के से जितने भी लोग हैं उनको मिलनी चाहिए फ्री में। पर केजरीवाल जी ये कहते थे बेसिकली कि हमारे पास अपना मोहल्ला क्लिनिक है जो हर एक मोहल्ले में फ्री में आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। पर जब हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की तो उनकी कंडीशंस काफी बेकार थी। क्यों? क्योंकि जेनरिक मेडिसिन जो थी वो काफी जगह आप कह सकते हो कि फेक पाई गई थी, नकली, और 2-3 दवाइयों के सिवा वहां पे कुछ मिलता नहीं था, सिर्फ वही। आप लोगों से पूछो मोहल्ला क्लिनिक से कितना फायदा हुआ है। अच्छा। कितने तरह के टेस्ट होते। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल थे, आप उसे पूरे देश में चले जाओ, दिल्ली मॉडल है जो हॉस्पिटल का, आप यूपी के अस्पतालों में चले जाओ, 10 साल से इनकी गवर्नमेंट है, बिल्कुल वहां के हाल देख लो भाई, दिल्ली के हाल देख लो आप। और दूसरा ये बोल रहे हैं हमारे वहाँ ईडब्ल्यूएस स्कीम चलती थी, ये 10 लाख की बात करते हैं, हम उसमें पूरा ही फ्री कराते थे। अच्छा। चाहे 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, वो अस्पताल की जिम्मेवारी होती थी। गरीबी रेखा का एक कार्ड बनता था, सर्टिफिकेट और राशन कार्ड, ईडब्ल्यूएस कार्ड होता था, उसमें आप किसी भी अस्पताल में पूरा फ्री इलाज करा सकते थे। वो प्राइवेट पे हो सकता है? पूरा प्राइवेट में ही होता था। अच्छा। उसमें एक स्कीम और थी सरकारी हमारे उसमें, अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो और आपको ऑपरेशन है वहां पे और वहां डेट लंबी है, तो डाक योजना थी हमारी, जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने, अब जो भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। डाक योजना थी कि वो आपको लिख के दे देंगे यहाँ पे भी मतलब डेट ज्यादा है, लिख के दे देते, तो प्राइवेट में फ्री सर्जरी होती थी। अच्छा। वो भी बंद कर दिया इन्होंने। ईडब्ल्यूएस में 10 लाख की बात कर रहे, 1 करोड़ तक इलाज होता था। मैंने खुद इतने इलाज कराए हैं। एक व्यक्ति को कम से कम मैंने 10 बार एडमिट कराया, डायलिसिस फ्री हुई, उसका बिल 70 से 80 लाख है। अब 10 लाख में कैसे इलाज हो जाएगा? आप कोई सर्जरी करा सकते हैं बड़ी? तो ये सब बेकार की बातें हैं। एक आदमी पूरा फ्री करा रहा, बोले जी पूरा फ्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ 10 लाख होना चाहिए। हम बोल रहे हैं 10 लाख क्यों होना चाहिए? जब हम पूरा फ्री कराना चाह रहे हैं, हम डाक से सर्जरी करवा रहे हैं, डाक से पूरे टेस्ट फ्री होते थे। तो आपकी जो ये स्कीम है इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं थी? नहीं, कोई लिमिट नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो शायद यही मेजर कंसर्न था। आप बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। एज लिमिट नहीं थी, पूरा फ्री था, वो अच्छा है या सिर्फ 10 लाख और एज लिमिट फ्री अच्छा है? बिल्कुल। भाई लोगों को तो पूरा चाहिए ना इलाज। एक किसी की बड़ी सर्जरी होनी कैंसर की, उसका 50 लाख का बजट आ गया, आप समझो। बिल्कुल। अब वो 10 लाख और 40 लाख कहाँ से देगा वो? हम तो पूरा ही फ्री करवा रहे हैं। जो लोग गरीब ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं उनको पूरा फ्री होना चाहिए। तो ये लोग दिखा रहे हैं, इनका मामला सारा गड़बड़ है। अच्छा, तो पंकज सर एक बात बताओ कि आप एट ए टाइम पे काउंसलर हो। जी जी। तो लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता कि काउंसलर के काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताओ कि काउंसलर होता क्या है और उनके काम क्या होते हैं। काउंसलर का काम अलग है, दिल और विधायक का काम अलग है। अच्छा। हमारा काउंसलर का काम है एरिया में साफ सफाई करवाना, हेल्थ से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे मच्छर की दवाई और जितने भी आपके हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट, इनको लाइसेंस देना। ठीक है। और कूड़े का काम होता है, कूड़ा उठवाना, पेड़ों का पार्क का रख रखाव, और स्कूल एमसीडी के स्कूल होते हैं उनका रख रखाव, लाइटों का काम। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो डेली जो आपको प्रभावित करते हैं, वो एमसीडी के काम है। ठीक है, मतलब कि एक एरिया की मेजरली साफ सफाई रखना, साफ सफाई से लेके उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हाँ पूरा। ठीक है, तो पंकज सर एक बात बताओ जी, कि जी, जिस सीट से आप आते हो, जी, संगम विहार, जी, उसको बोला जाता है कि वो दिल्ली की सबसे बड़ी स्लम है।
साउथ दिल्ली में बेसिकली, जिसको हम एक साउथ दिल्ली का एक टैगलाइन दी गई है कि लग्जरी जो लोग होते हैं वो इसी साइड में रहते हैं और उसके बीच में वो सबसे बड़ी स्लम है। तो स्लम वहाँ नहीं है, अनऑथराइज एरिया है, हाँ, वो कॉलोनी है। हाँ हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी हम हाँ। कह सकते हैं। तो सर आप ये बताओ कि इसमें डेवलपमेंट करना कितना भारी काम है? नहीं, बहुत कठिन है। आप, मुझे लगता है समस्याएं तो बहुत हैं संगम बिहार में, लेकिन आप जाओगे लोगों से, हमारा जो शेड्यूल है, हम सुबह 8 बजे 7:30 बजे कर्मचारी आ जाते हैं, 8 बजे हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और एक तो साफ सफाई का पूरा देखना, फिर लोगों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। एक प्रेजेंट ऑफिस है कि मैं 10 बजे, पहले 8 बजे से 10 बजे तक ग्राउंड में रहता हूँ, 10 से फिर मैं 12 अपने ऑफिस में बैठता हूँ। तो ऑफिस में किसी को मिलना है तो उस टाइम आ सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर है, जो जो समस्याएं होती हैं हम जाते हैं। टाइम पे दवाई छिड़काव करवाना और सफाई करवाना, किसी को जरूरत है हेल्थ की उससे बात करना। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीडी के काम तक हम सीमित है। दिल्ली सरकार के काम या केंद्र सरकार के कोई भी काम हो, उसमें भी हम अपना लेटर और अधिकारियों से बात करके हम काम कराते हैं। पानी की समस्या होती है, हम पानी भी भिजवाते हैं लोगों को। हमारे वहाँ जो मेन समस्या है संगम बिहार में, वो पानी की समस्या है। अच्छा। तो सारी वहाँ जो पॉलिटिक्स है या सेवा भाव, वो पानी पे आकर अटक जाती है। पानी की बड़ी दिक्कत है, एक एक महीने में पानी आता है वहाँ। अच्छा। हाँ, बोरवेल का पानी है, सरकारी पानी नहीं है। हमारी सरकार ने सोनिया बहर का पानी दिया था तो 40% पहुंच गया, तो उस पर काम चल रहा है। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट बदली है, आप वहाँ संगम बिहार चले जाओ, पानी का आतंक मचा हुआ है। अच्छा। पर सर गवर्नमेंट तो ये कहती है ना कि आजकल जितने भी वो टैंकर चलवा रहे सब में जीपीएस है, तो कालाबाजारी तो इस चीज की हो भी नहीं सकती फिर। अब जीपीएस की बात तो आपको पता, गाड़ियों में जीपीएस क्या कर देते हैं। अब सरकार, जब मेरी बात सुनो, एसएचओ इनका एक मतलब थाना क्या बोलते हैं, डायलॉग है, सैया कोतवाल तो काहे का डर। तो सारी सरकार इनकी ट्रिपल इंजन की, मैं तो बोलता हूँ 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी में ये, दिल्ली में, केंद्र में ये, और दिल्ली के सुपर सीएम एलजी साहब। अब आप, आज से पहले आप, हमारी जब सरकार थी तो एलजी साहब का हल्ला रहता था। आज संगम बिहार के दौरे पे चले गए, आज वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल जी और हमारी सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, आपको एलजी नाम का कोई प्राणी नजर आया? कहीं उद्घाटन करते नजर आया? किसी पीसी करी उन्होंने? किसी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई? नहीं बुला रहे ना, उनका रोल ही नहीं होता सही। ये तो मतलब एक तानाशाही थी कि उसको, उनको सुपर सीएम बना दिया था कि हमारे जितने अच्छे काम हो उनमें अड़ंगा डालना और दिल्ली के पब्लिक का नाश करना, ताकि वो परेशान होके और हमसे उनका मोह माया भंग हो जाए थोड़ा बहुत। और उसमें मैं बोल रहा हूँ साजिश में वो, मतलब मुझे लगता है सक्सेस हुए हैं वो। अच्छा। हाँ। पर सर एक बात बताओ कि पिछले 3 टर्म से केजरीवाल जी हमारे सीएम थे, जी जी। और जब उन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे उनका ये था कि मैं दिल्ली को पेरिस के बराबर बना दूंगा, कि हमारा जो कंपैरिजन है वो यूरोपियन कंट्रीज से होए करेगा। जी जी। पर पिछले आप 10 से 12 साल में देखो कि आज भी वो जो प्रॉब्लम वो सस्टेन करती है, चाहे मॉनसून के टाइम पे बारिश का पानी भरना हो, चाहे वो पानी की समस्या वाटर सप्लाई की पूरी दिल्ली में हो, या तीसरी जो सबसे मेजर इशू है वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, चौथी ये है कि स्लम्स का बढ़ना। तो काम का हुआ वो हमारी मैं जनता को बताता बताओ कि हूँ, ऐसे क्या काम की देश के यूरोपियन में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं? एजुकेशन एजुकेशन और हेल्थ पे। तो पूरे देश में आप चले जाओ, केजरीवाल मॉडल तो अमेरिका वालों ने भी बोला कि दिल्ली में जो पहले पूरे देश में अगर कहीं हेल्थ का और एजुकेशन का मॉडल अच्छा हुआ है तो वो दिल्ली में हुआ है। अच्छा। आप हमारी सरकार से पहले के स्कूल चले जाओ, यूपी पास में ही है, आप यूपी में स्कूल जाके चले जाओ और दिल्ली के स्कूल देख लो। आप किसी से भी पूछ लो, आप दिल्ली में एजुकेशन में जितना अच्छा काम हुआ है कहीं नहीं हुआ, हेल्थ में जितना काम हुआ है कहीं नहीं हुआ। तो जो मेन मॉडल थे उसमें सबसे अच्छा काम हुआ है। आप अभी भी रोड में जाके आप 10 लोगों में से पूछ रहे ना, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते थे, उसकी बिल्डिंग इतनी अच्छी होगी, उनकी साफ सफाई इतनी अच्छी है, पढ़ाई इतनी है। पहले आपने कभी सुना था कि क्लासरूम में कैमरे होते हैं? नहीं होते थे सरकारी स्कूल में। पहला पीरियड लगाया और बच्चे भाग जाते थे, यही होता था। बिल्कुल। और टीचर बोलता था भाग जाओ। लेकिन अब कैमरे, पेरेंट्स अपने आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा है या टीचर पढ़ा नहीं रहा। तो एजुकेशन और हेल्थ में जो मेन मॉडल, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा। पर सर डाटा तो कुछ और कहता है। डाटा, केजरीवाल जी का जो एजुकेशन मॉडल था वो इंटरनेशनली इसको प्रेस तो किया गया,
बाहर के हमने देखा कई देशों के जो गवर्नर्स वगैरह आए थे वो हमारे स्कूल को देख के भी गए थे दिल्ली में, उन्होंने तारीफ भी करी। तारीफ की थी। पर जो ASCR की रिपोर्ट है 2022 की, उसके हिसाब से दिल्ली स्कूल के स्टूडेंट्स की जो बेसिक रीडिंग एबिलिटीज है ना, वो बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो क्या ग्राउंड रियलिटी में चेंज आया है या सिर्फ ब्रांडिंग की गई है आपके एजुकेशन मॉडल की? ब्रांडिंग जनता से आप पूछो ना, कि पहले जब स्कूल के अंदर जाते थे तो टीन टूटी होती थी, पहला पीरियड लगाते स्टूडेंट भाग जाते थे। ये दिल्ली के स्कूलों की आप भी मानते हो। बिल्कुल। अब कैमरे लग गए, बच्चे पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्डिंग इतनी अच्छी बन गई, साफ सुथरा है। उनके डेस्क पहले कैसे होते थे, अब कैसे हैं? तो वो तो स्टूडेंट के माता पिता बताएंगे ना कि कितना अच्छा हुआ कितना नहीं हुआ। ये LG साहब के ऑफिस से रिपोर्ट आएगी, ये थोड़ी बताएंगे। अच्छा, तो अगर आप भी सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि अगले सेशन में जब सर आएंगे तो उनका जवाब हम इनसे लेंगे। तो सर एक चीज और बताओ कि दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना भी पैसा लगाया गया वो करप्शन की भेंट चल गया। करप्शन की भेंट किसने बोल दिया? ये सब भाजपा के प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छा। दिल्ली में कितना अच्छा काम हुआ आप बताओ ना। संगम बिहार में, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, हमारी सरकार से पहले वहां पानी सरकारी नहीं था। ठीक है। सोनिया बिहार का पहली बार केजरीवाल जी के राज में। और सुन लो आप, संगम बिहार, देवली, अंबेडकर नगर, तो अलकाबाद, मैं इधर के बता रहा हूँ पूरी दिन, और आज तक भी फ्री पानी चल रहा है वहां। सोनिया बिहार में अभी जो पानी आ रहा है उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जो 4000 लीटर आपने कहा था कि हम फ्री देंगे हर घर को, उससे ज्यादा शुरुआत वाले भर रहे हैं, लेकिन फ्री चल रहा है। अच्छा। पहले वहां पानी ही नहीं था, बोरवेल का पानी पीते थे। तो ऐसा नहीं हुआ, काम जबरदस्त हुआ है। लेकिन राजनीति और जो तानाशाही की जो भेंट चढ़ी है ना, उससे सारा दिक्कत हुई है। अच्छा। अगर थोड़ा भी सहयोग करते केंद्र सरकार, या गंदी राजनीति या साजिश नहीं करते, तो और अच्छा काम होता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जो मेजर इशू रहा आपकी गवर्नमेंट में वो ये रहा कि आपको सेंटर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, जैसे आप संगम विहार कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हो, अब मेरे हिसाब से 2-2.5 साल तो आपको इलेक्ट हुए हो गए होंगे। तो जनता को ये बताओ कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक क्या काम किए जो शायद किसी और ने नहीं किए थे। मेरे वहाँ अनऑथराइज लैंड है, तो पार्षद का फंड लगता नहीं अंदर रोड नालियों में। अच्छा। दिल्ली फ्लड का काम लगता है। तो मैंने सबसे पहले, हमारे वहाँ एक कूड़ा घर, ढलाव घर बोलते हैं, जिसमें कूड़ा पड़ता है एरिया का, वो नहीं था। उसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। हमने उसको फंड लगाया, पास कराया। कोई पार्क नहीं था हमारे वहाँ। एक DDA की खाली जगह थी बहुत बड़ी, उस पर अवैध रूप से कब्जा था। उसमें हमने चिल्ड्रन पार्क बनाया, 4 दीवारी कराई, रूम झूम झूले लगाए। 2 बेस्ट काम हमने करे जो आज तक संगम बिहार में थी नहीं, ना पार्क थी ना ढलाव घर था। अच्छा। जो मेन हमारा वो ही है सबसे अच्छा काम। ठीक है। और तो सर अभी 3 साल और बचे हैं, जी, तो आगे क्या प्लान है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपके? हमारा जो बेसिक काम है, साफ सफाई, लाइटों वाला, हाई मास्क, वो सब हमने फंड पास करा दिया, और लगातार काम हो रहा है वहां पे। ठीक। इशू ज्यादा है, अनऑथराइज लैंड है। क्योंकि पिछले 2.5 महीने मुझे लग रहा है सेंट्रल जोन में 7 से 8 विधानसभा आती है। और जब सरकार MCD में BJP की आई, तो प्रत्येक वार्ड में 10 से 12 गाड़ियां आती थी। 2.5 महीने से कोई गाड़ियां ही नहीं आई पूरे सेंट्रल जोन में। अच्छा। टेंडर खत्म हो रहे, 2.5 महीने हो गए, क्योंकि इनको नया टेंडर अपने जानकार को देना था, भाजपा सरकार को। अब टेंडर उसने 6 महीने का लिया है, तो केवल 3 गाड़ियां दी हैं। अब 3 गाड़ियों में आप 1.5 लाख की पॉपुलेशन का कचरा उठा सकते हो। लेकिन भाजपा के पास से डर के मारे नहीं बोल रहे, लेकिन हम लगातार विरोध कर रहे हैं इनका। तो मैं बोल रहा हूँ, हर जगह इनकी तानाशाही और भ्रष्टाचार इनके पास है। ठीक है। तो सर ये बताओ, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो जी, तो केजरीवाल जी पे ना लिक्वर स्कैम का आरोप लगा, और रेनोवेशन जब उनके बंगले का हुआ उस पे भी उनकी कहते हैं कि जो पैसे लगाए गए उनका बिल काफी ज्यादा था। कर्टेन्स जिसको हम पर्दे कहते हैं, उनका भी 40-40 लाख का बिल आया हुआ है। तो आप ये बताओ कि करप्शन के चार्ज आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी की वजह से नहीं हो रही, पर चार्जेस जब हम देख रहे हैं, जब रिपोर्ट देख रहे हैं, तो केजरीवाल जो अपने आप को सर ये बोल के आए थे राजनीति में हम कि साफ राजनीति करेंगे और हम आम आदमी वाली पार्टी बन के रहेंगे कि ना मुझे गाड़ी चाहिए ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, वो सब उन्होंने लिया। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक यूथ के प्रेसिडेंट भी हो ना? लिखकर वाली बात करता हूँ। हाँ। लिखल पॉलिसी में कोई रिकवरी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। किसी वाली बात है, कोई चोर पकड़ा गया जेब कतरा, उसको दिल्ली पुलिस या सॉरी किसी पुलिस ने मारा और उसको बोला तुझे उसका नाम लेना है। फर्जी केस है टोटल। और इसलिए केस है कि हमारी पार्टी बिना डरे
मोदी जी का विरोध कर दिया। मोदी जी अपने मन से बोलते थे महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल जी के लिए कि भ्रष्टाचारी इतना करोड़ का घोटाला कर दिया, थोड़े दिन बाद उनकी पार्टी में वो शामिल हो गए, तो वो सबसे ईमानदार है। तो मोदी जी का यही रहता, जो उनका विरोध करेगा, जो उसके खिलाफ पूरा तंत्र ये झोंक देते हैं, उनको जेल भी भेजेंगे, उनकी पार्टी भी तोड़ेंगे, और जो इनसे सरेंडर हो जाता है, जो इनके आगे झुक जाता है और इनके साथ गठबंधन में आ जाता है, वो ईमानदार हो जाता है। लेकिन हमारी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, ना तो हमारी पार्टी डरी ना इनसे झुकी। सारे नेताओं को जेल भेजा इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी को, संजय जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका कोई दिल्ली सरकार से मतलब ही नहीं है, उनको भी जेल भेज दिया। अच्छा। तो सारे नेता हमारे क्लीन चिट छूटेंगे, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर सर सबूत तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ काफी ज्यादा, और ये एक जैन भी हैं आपके, सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ भी काफी क्या सबूत है जी? ये सबूत है कि एक आदमी ने बोला जी मैंने उनके खिलाफ, उनको वो मेरे साथ शामिल है। ऐसी गवाही में तो मोदी जी का भी कोई नाम ले लेगा तो मोदी जी को जेल भेज देंगे क्या? कोई किसी ने, मुझे लग रहा है रोड में किसी को छेड़ दिया और बोल दीजिए मैं पंकज गुप्ता का आदमी, तो मुझे भी ले लेंगे क्या? बिल्कुल। करप्शन के सबूत बताओ ना। और सर लिक्विड स्कैम में तो लगे हैं ना, जितने भी जो ठेके दिए गए थे वो सब उनके रिलेटिव्स थे। शायद आपको पता नहीं है, जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है 200-250 ठेके बढ़ा दिए गए। किसी मीडिया में दिखाया? नहीं दिखाया ना। जितने ठेके पहले थे उतने ठेके ही हमारी सरकार में, कोई ठेका नहीं बढ़ा। लेकिन उनको एक पॉलिसी बनाई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह 10 होते थे तो बराबर कर दिया जाए ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़े। ठीक है। लेकिन इन्हें हर चीज में भ्रष्टाचार है। भाई देखो, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी। आप एक ही बता दो, भाजपा के सरकार में किसी भी नेता का, आप इतने बड़े बड़े नेता इनके करप्शन में फंसे, किसी के वहां ईडी गई? ईडी का आप रेशियो देखोगे, पता है 96 कुछ पॉइंट विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करी उन्होंने, मतलब बायस होके कर रही है। बिल्कुल। प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट कैसे मिल गई? पहले तो मोदी जी मन से बोल लेते ये भ्रष्टाचारी है, आज मोदी जी के साथ शामिल हो गए तो वो क्लीन चिट हो गए। तो इनका तो यही है, डराते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो डर गया उसको अपनी पार्टी में, उसे क्लीन चिट। मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है जो हमारी पार्टी ने चलाई थी। अच्छा। जितने भ्रष्टाचारी उन्हें डालते हैं वो क्लीन होके उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, तो सर ये बताओ, आप यूथ के प्रेसिडेंट भी हो, आम आदमी पार्टी के विंग के, तो यूथ आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से, कि डिग्रीज है उनके पास पर नौकरी नहीं है। तो आपकी पार्टी के क्या एजेंडा है कि वो यूथ को कैसे आगे बढ़ाएगा? ये तो पूरे देश में बेरोजगारी का मामला गंभीर है। पर दिल्ली में 27% जो, दिल्ली में मैं बता देता हूँ, आप बताएं पहले फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, तो दिल्ली में 27% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ में, तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ कैपिटल सिटी, तो दिल्ली में अगर इतनी ज्यादा रेशियो रहेगा, और पिछले 12-13 साल से आपकी सरकार थी, तो ये तो है नहीं कि एकदम से वो अनएम्प्लॉयमेंट आई होगी, वो पिछले से सस्टेन तो कर ही रही है। तो उससे लड़ने के लिए आपकी, जो आप यूथ के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी पार्टी ने क्या एजेंडा बनाया आने वाले टाइम में? देखो, हमारे टाइम पे तो रोजगार मेले हमने बहुत लगवाए। अच्छा। हमने रोजगार, हमारी जब सरकार थी लगातार हमने बड़े बड़े प्रगति मैदान पे, स्टेडियम में बड़े बड़े प्रोग्राम करे, हमने रोजगार मेले लगाए और वहां लोगों को रोजगार मिला भी। ठीक है। और हमने यूथ में सबसे अच्छा के काम करा, हमने एजुकेशन पे काम करा। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो उनको नौकरियां भी मिलेंगी। बिल्कुल। तो हमारा लगातार यही प्रयास है कि एजुकेशन अच्छी हो ताकि उनको नौकरियां मिले, और रोजगार मेरे लगातार लग रहे थे। और मुझे लगता है जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, आप देखना देश में बेरोजगारी बढ़ी है। पर सर मैं सेंट्रल की बात ही नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पिछले 12 साल में मैंने आपको बताया कि ये फुल स्टेट नहीं है। फुल स्टेट नहीं है, पर सीएम तो था ना सर? नहीं, सीएम के हाथ में है, जितना उतना हम कर रहे थे। आप अदर स्टेट में चले जाओ, पंजाब में कितनी नौकरियां निकलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नौकरियां भी मिली हैं और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम भी हुआ है। जब तक आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, मॉडल, नौकरियां कहाँ से? भाई काबिलियत तो आप पढ़ाई से लाओगे ना। फिर यहाँ पे मुझे लगता है लाखों लोग भी आते हैं, तो नौकरियों की भरमार कम है, लोग ज्यादा है। ठीक है, तो सर एक बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आप इसको समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने एजुकेशन में काम किया, वो प्राइमरी लेवल से, कि आपने के सबसे बेसिक जहाँ से स्टेप शुरू होता है एजुकेशन का, हम उसको सुधारेंगे। आपने स्कूल पे काम किया और वो आपने रिजल्ट भी दिया, आपका जो एजुकेशन मॉडल है वो माना गया।
पर जो यूथ जो 12वीं पास कर लेता है, जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है, उसको नौकरियां कम मिल रही है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बोर्ड नहीं है, एक डीएसएसबी है जो शायद लिमिटेड वे में अपनी नौकरियां निकालता है, और उसकी वजह से हमारे यूथ में क्या है कि एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो 27% तक चलेगी। जी, जी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे ने डिग्री ले चुके हैं और जो दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली तो दिल्ली के वासियों को कुछ तो मिलना चाहिए ना, कि यहाँ पे रहने का कुछ तो फायदा हो ना उनको। आप, मुझे लगता है आपने देखा नहीं होगा, आप देखे लगातार 10 साल हाँ। हमारे, मुझे लगता है इतने हमने रोजगार मेले लगवाए हैं और लाखों लोगों को नहीं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिले भी हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में। अच्छा। लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो रोजगार मेले लगाने में सारी कंपनी आती हैं बड़ी बड़ी, अच्छा। और वहां पे स्टूडेंट अपना बायोडाटा देते हैं, वहां जाते हैं, इसके थ्रू बहुत नौकरियां मिली हैं। लेकिन मुझे लगता है ये मॉडल अब बंद हो गया है। अच्छा, तो ये बताओ सर, चलो आपने वो बता दिया, इसका तो आपने आंसर दिया कि 2012 में जो आम आदमी पार्टी की फिलोसफी थी जी। और आज 2025 में जो फिलोसफी है, आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आया होगा? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सेम वही है विचारधारा। तानाशाह और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। पर सर, जेल जाना मंजूर है नेताओं को, हाँ, पर तानाशाह के आगे झुकना मंजूर नहीं है। पर सर ये देखो ना, 2012 वाले जो केजरीवाल थे वो वैगनार में चलते थे, आज वाले जो केजरीवाल हैं उनके ऊपर चार्जेस भी लग रहे करप्शन के। उन्होंने बोला था कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी लेके वो चलते थे। वो कहते हैं कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, बंगला उन्होंने लिया, उसी बंगले पे 40-40 लाख के कर्टेन्स लगाए। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा शिफ्ट आया उनकी थिंकिंग में? नहीं नहीं, मेरी आप बात सुने। हाँ। जब सीएम होता तो काम भी बहुत, एक आम आदमी है आप, और तो आपके पास काम नहीं है तो आप कैसे भी रह लें। वो स्टाफ उनके अपने काम के लिए नहीं है। अच्छा। वो स्टाफ दिल्ली सरकार के जो काम होते हैं उनके उनके लिए। और गाड़ियां तो सीएम है, उन्होंने गाड़ियां नहीं ली थी, बाद में सिक्योरिटी, उनकी जान को 2-3 बार उन पे हमले भी हुए, तो सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस की थी। उनके भाई सुरक्षा भी देनी है सीएम को, तो वो जरूरी था, एक प्रोसेस है, इस वजह से उनको सुरक्षा भी मिली। उन पे कोई चेंज नहीं है, वो गरीबों के लिए काम करते हैं। दिल्ली में आप ये बता दो, आम आदमी पार्टी के जाने के बाद क्या हाल है गरीबों का? चारों तरफ तोड़फोड़ हो रही है, गरीब लोगों के काम धंधों पे। भाजपा जब भी आती है सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा होता है, मीडियम क्लास और गरीब लोग हमेशा ही परेशान हो जाता है। आप एक सर्वे करा लो, आपको पता चल जाएगा क्या हाल है दिल्ली का इस टाइम। अच्छा, पर सर एक चीज बताओ कि आप ये कहते हो कि बीजेपी आने से दिल्ली का बेहाल कर दिया उन्होंने, आपका कहने का ये है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी ज्यादा स्लम्स थी, जितने भी जैसे आजकल जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, बीजेपी इसको डेमोलिश कर रही है ताकि दिल्ली को साफ बनाया जाए। वो किसी का परमानेंट घर तो तोड़ नहीं रही। और मेरा मानना ये है, जहां पे भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, सब कुछ है, वहां पे जितने भी रिसोर्सेस है वो टैक्स पेयर के पैसे से तो जा रहे हैं ना सर। जा रहे हैं, नहीं जा रहे, आप बताइए। तो आप एक रूल बना देना। हाँ। इनको एक ऐसा रूल बना दो कि भाई इनको देश से बाहर भेज दो। फिर ये हमारे देश के लोग हैं ना, ये 40 साल से कोई आदमी रह रहा है, आप कैसे भगा सकते हो उसको? मेरी बात सुनो, चलो ठीक है। यहाँ पे गरीब आदमी रह रहा है, आसपास कोठियों में कौन काम करता है? ड्राइवरी, सफाई, वही तो काम करते हैं। चलो वो लोग चले जाएंगे, यहाँ से आप भगाना चाह रहे हो गरीब आदमी को, तो महंगाई नहीं पड़ेगी क्या? बात भगाने की नहीं है, आपने देखा जब होगा। उनका घर ही तोड़ दोगे तो कहाँ जाएंगे नहीं, बेचारे? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए एक स्कीम लेके आई थी, पीएम आवास योजना, शायद आपने नाम भी सुना कहाँ होगा, है वो? कि जहां पे हम बस्तियां तोड़ेंगे उनको हम आवास तो देंगे। हम पहले आवाज दे दो फिर तोड़ देना। अच्छा। मना कौन कर रहा है? आवाज दे रहे हो 500, तोड़ रहे हो 5000, फिर उसमें भी भ्रष्टाचार है। अच्छा। आप, मैं बोल रहा हूँ आप बनाओ, 5000 बनाओ, उनको शिफ्ट कर दो वहां पे। तो भाई पहले तोड़ क्यों रहे हो? आप पहले दे दो उनको, फिर हटा देना। मना किसने किया है? ठीक है। जो 50 साल से रह रहा है 2 दिन पहले नोटिस आ जाता है। जो 50 साल से रह रहा है तो 2 दिन में क्या बेचारा कहाँ जाएगा वो? आपने हाल देखा, जिसका घर टूट जाता है, जिंदगी बीत जाती है घर बनाते हुए गरीब आदमी को। हम मीडियम घर के लोग, हमें मुश्किल हो जाता है। आप अपना घर बनाओ, 50 साल से रह रहे हो, एकदम में नोटिस आ जाए टूटने का, तो फिर? बिल्कुल। तो पंकज सर एक बात और बताओ आप, अभी आपने मीडियम घर की बात करी। जी जी। तो हम ये बोलते कि पॉलिटिक्स है ना, जी जी, अमीरों का खेल है। ठीक बात। कि जो अमीर है वो ही पॉलिटिक्स में आ सकता है, जी जी, और वो ही इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक बात। और जैसा मैंने पता किया है कि आप बहुत ही किसान नॉर्मल घर से आए हो, जी जी, और आपने
उस जगह पे इलेक्शन जीता जहां शायद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से एक पैसे वाले लोग भी हैं। तो यहां तक का सफर आपने कैसे तय किया? जब भी तो बोल रहा हूँ, दूसरी पार्टी में हम जैसे लड़कों का कभी नंबर ही नहीं आता। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बगल के पार्षद हैं, और हमारी पार्टी के ज्यादातर हम लोग ऐसे हैं जो आम घरों से हैं। बीजेपी में क्या है, जिसको टिकट मिल रही हो या तो उनके पापा सांसद हैं या उनके विधायक हैं, या तो वो बहुत बड़े पूंजीपति बिजनेसमैन है, या कांग्रेस में भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी ऐसी, मेरे वहां से मैं बता रहा हूँ, मेरे जहां से मैं लड़ा हूं, मेरे सामने एक्स पार्षद या एक्स बीजेपी के जो पार्षद है वो लगातार हमारे पार्टी के संपर्क में थे। ठीक है। और बहुत पैसे वाले भी हैं, और उनके पिताजी मुझे लगता है विधायक भी रह चुके हैं। एक खुद पार्षद कांग्रेस से रह चुके हैं और काफी फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं। वो भी जाके, उन्होंने भी खूब जाके जोर लगाया। लेकिन हमारी पार्टी ने एक ही बोला कि हम अपने पार्टी के जो हमारा कार्यकर्ता है, हम उसको टिकट देंगे। ठीक है। दूसरी पार्टी होती तो हम जैसों का नंबर उड़ जाता। और मुझे पार्टी ने मदद भी बहुत करी। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि हमें पार्टी की तरफ से भी सहयोग मिला, सामग्री मिलती है, और पार्टी में तो होता है खरीदना पड़ता है। फिर हमारे जो पार्टी में सर्कल है, जैसे मुझे टिकट मिल गई तो हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, किसी ने कुछ मदद कर दी, किसी ने झंडे की मदद कर दी, किसी ने पोस्टर की कर दी। इस तरह से मदद भी होती है हमारी पार्टी में। अदर पार्टी में तो सामान आप पैसे दे के आओ जब बात करो, तो यहाँ आपको मदद उल्टी मिलेगी। अच्छा। हाँ, हर तरह से, हर तरह से, मॉनेटरी तन बेसिस पे मन भी? धन तीनों तरह से। अच्छा। खूब पैसे वाले घूमते रहे, अगर पैसे में करप्शन होता तो उनको टिकट मिल जाती, बिल्कुल। मैं झंडे उठाते रह जाता। तो ये सब हमारी पार्टी में नहीं चलता बिल्कुल भी। ठीक है। नहीं तो ना पंकज गुप्ता स्टेट प्रेसिडेंट अदर पार्टी में कौन बनता है जो 4-5 बार का विधायक हो या बड़ी पोस्ट हो। युवा मोर्चे का अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सिटिंग पार्टी जब सरकार थी, मैं जब बना था, तो वहां तो केजरीवाल जी ये देखते हैं कि मेहनत कौन कर रहा है और पार्टी के साथ कौन है। तो पंकज जी, ये बताओ कि वो सफर कैसा था? मतलब कैसे, कब आपके माइंड में आया कि मेरे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? क्योंकि हर कोई ये डिसीजन ले नहीं पाता है जिंदगी में। पॉलिटिक्स तो देखो, शुरू से कॉलेज टाइम से, स्टूडेंट टाइम से अच्छी लगती थी। अच्छा। मैं भगत सिंह में भी सेक्रेटरी चुनाव जीता, ठीक है। और मेरे कॉलेज से भी कुछ लोग हारे, लेकिन मेरे वहां से वो पार्षद की टिकट उनको मिल गई कांग्रेस से। अच्छा। मैंने देखा कि भाई हम तो जीते और हमें कोई पार्टी पूछ नहीं रही, और जो लोग हार गए लेकिन उनके पापा बिजनेसमैन थे बड़े, उनको कांग्रेस से टिकट मिल गई। तो हमने गुस्सा होकर अपना बोला भाड़ में जाए सब पढ़ाई, यहाँ पे सिर्फ पैसे वालों की पूछ है, यहाँ साला कोई पूछने वाला नहीं है, बेकार है पॉलिटिक्स। अपना छोड़ छाड़ के अपना स्पोर्ट्स में थे, अपना जिम विम चलाया, अपने दिल्ली में अपने कंपटीशन कराते थे बॉडी बिल्डिंग के। अच्छा। संगम विहार में मैंने बड़े बड़े कंपटीशन कराए। इस लाइन में आगे फिर हमने राजनीति का भूत ही उतार दिया दिमाग से। अच्छा। कि भाई कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ पैसे वालों की सुनवाई है। टिकट विकट तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हम जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलती। फिर अन्ना मूवमेंट चालू हुआ, हम लोग शामिल हुए। फिर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसमें सब जितने भी आम घर के लड़के थे जो मेहनत करते थे, जिनकी सोच अलग थी, उन सबको टिकट दी। ठीक है। इसी से हमारा नंबर आया। नहीं तो मुझे नहीं लगता दिल्ली में तो वही चलेगा, या तो परिवारवाद या तो पैसावाद। अच्छा। हाँ, दूसरी पार्टी को यही है। आप एक सीट उठा लो आप दिल्ली में, आप बता दो किसी नॉर्मल घर के लड़के को टिकट मिली हो, अदर पार्टी में बता देना मुझे। बिल्कुल। बाप विधायक है, वो हटे तो उनके बेटे या तो उनके बेटी, इसी हिसाब से चल रहा है। ये तो काफी बड़ी बात बोली है सर आपने। तो सर एक चीज बताओ, देखो हर किसी की लाइफ में ना कोई रिग्रेट रहता है कि काश मैं ये कर लेता है या ऐसा हो जाता तो ये होता। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, हम सेटिस्फाई हैं। सेटिस्फाई हो अपने? तो सबसे सेटिस्फाई मोमेंट आज तक का लाइफ में पॉलिटिक्स का कुछ ऐसा है जो आप अब मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? नहीं, अब चुनाव जीते सबसे अच्छी यही बात है। अच्छा। फिर मुझे दिल्ली को प्रेजेंट करने, जहाँ पूरे एशिया से हर काउंसलर, एक एक काउंसलर को भेजा था, एक एक दो काउंसलर को, हर में से दिल्ली में से एक आदमी 2 जाने थे। तो जब हमारी सरकार थी तो श्रीलंका में वो था, एक प्रोग्राम था, तो मुझे पार्टी की तरफ से श्रीलंका दिल्ली को प्रेजेंट करने भेजा। वो भी बहुत अच्छा मूवमेंट था। मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 देश के लोग थे, सारे मेयर थे। अच्छा। बड़े बड़ी पोस्ट में थे, बहुत सारे एमपी भी थे और मंत्री भी थे, श्रीलंका से भी थे, पाकिस्तान से भी थे, पूरे एशिया में से थे। तो पार्टी ने मुझे भेजा श्रीलंका, वो भी बहुत अच्छा था। तो ये बड़े मेमोरेबल पल। हाँ, और उस टाइम मैं फ्लाइट में था।
और मैं वहां अपने होटल पहुंचा तो रात के 1 बजे मैंने वाईफाई कनेक्ट करा तो मुझे पता कि मुझे मैसेज आया बधाइयों के, इतने सारे मैसेज, मैं हो क्या गया। तो फिर मैंने मैसेज पढ़ा, मीडिया में न्यूज में चल रहा था कि मुझे दिल्ली का युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी बनाया। तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे। तो ये सब चीजें एकदम ही अच्छी होती चली गई मेहनत के लिए। अच्छा, और मैं पार्टी के लिए जेल भी गया हूँ। ओके। आनंद पर्वत में एक बच्ची का बलात्कार हो गया था, उसका मर्डर हो गया था। तो मैं युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था जब, तो हमने वहाँ दिल्ली पुलिस और अपराधियों उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। उसमें मेरे साथ 18 साथी जेल गए थे। अच्छा, और काफी चोट आई थी हम लोगों के, काफी लड़कों के हाथ पैर, किसी के टूट गए, किसी सर पे। वो केस अभी भी चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, संघर्ष है। कि कुछ मिला तो कुछ खोया भी, मतलब आपने ना हाँ, काफी खोया कुछ। तो है। हाँ। तो पंकज सर एक बात बताओ कि वो फीलिंग क्या होती है कि जब जीतते हैं, मतलब एक होता है कि आपने मेहनत खूब करी है और फिर एकदम से पता लगा कि हाँ मेरी जीत हुई या मुझे इतना बड़ा मुकाम मिल गया, तो कैसा लगता है, कैसा फील नहीं, होता है? प्राउड फील होता है। फिर अपने नेताओं को ये भी लगता है कि मेहनत की कदर है। सबसे अच्छा ये लगता है कि मेहनत की कदर है। ऐसा लगता है अगर आप लगातार मेहनत करते रहो और आपको कुछ कोई ना पूछे तो फिर आपका मन टूट जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो और आपको आपका नेता आपको पूछ रहा है, सम्मान दे रहा है, तो फिर आपका हौसला बढ़ता रहेगा। मुझे ये पार्टी में सबसे ज्यादा यही है कि मेरा हौसला लगातार बढ़ाते रहते हैं मेरे नेता। ठीक है। तो पंकज सर एक चीज जो मैं जी जी जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे आप यूथ के जी विंग के प्रेसिडेंट भी हो, कोई यूथ, कोई बच्चा जी कॉलेज टाइम से आम आदमी पार्टी में आना चाहता है और वो चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में अपना करियर जी बनाऊं, जी जी। तो आपकी पार्टी उस बच्चे को कैसे हेल्प कर सकती है और क्या प्रोसेस हो सकता है उसका आने नहीं, आप मेरा नंबर दे दें। अच्छा। हमारे स्टूडेंट विंग में हम उसको जोड़ते हैं। आप कॉलेज चुनाव लड़ेंगे, आप उसमें उनको हमारे साथ जुड़वाइए। ठीक है। अच्छी जिम्मेवारी देंगे, जैसे वो मेहनत करेंगे अच्छा। जिम्मेवारी बढ़ती चली जाएगी। अब ये नहीं आप जिम्मेवारी ले ली आप जाते ही नहीं है। मेहनत से ही सब कुछ है इस पार्टी में। ठीक है, मतलब कोई अगर मेहनत करेगा आगे तो बढ़ेगा स्काई इज द लिमिट। 100%। अब मैं ही देख लो आप, मतलब छोटे से पद भी नहीं था, फिर जिलाध्यक्ष बना, फिर लोकसभा, फिर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट। तो स्टेप बाय स्टेप ही तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। सबको लगता नहीं सीधा प्रेसिडेंट ही बनना है। बहुत एमएलए भी थे इस लाइन में, बिल्कुल। लेकिन सर ने हमें बनाया, मेहनत देख के तो बनाया। तो हमारी पार्टी में सिफारिश और पैसा नहीं चलता। आप मेहनत ईमानदारी से लगे रहिए, अरविंद केजरीवाल जी आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये सर ने काफी बड़ी बात कही है कि अगर कोई भी यंग बच्चा पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता है तो वो आम आदमी पार्टी से जुड़ सकता है, और अगर वो मेहनत करेगा तो स्काई इज द लिमिट फिर उसके लिए, क्योंकि उसको फिर कोई रोकेगा नहीं, मतलब इसमें पक्षपात नहीं चलता आपकी पार्टी में। ठीक है। तो सर एक चीज और बताइए, 2027-28 में अब इलेक्शन आने वाले हैं काउंसलर के, जी 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 जी। तो सबसे बड़ा रीजन क्या दोगे दिल्ली के यूथ को कि वो आपको पार्टी को वोट करे, क्या ऐसा रीजन है? 100% एक तरफा वोट पड़ेगा। अगर आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली में मुझे लगता है 70 से 70 सीटें आ जाएंगी। इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली का। अच्छा, इतना मतलब यूथ परेशान हो गया? आप ये बताओ ना, ये यूथ ही तो है जो छोटे मोटे काम धंधे करता है। आप जब सब काम धंधे उजाड़ दोगे, अब मार्केटें तोड़ी जा रही हैं, मार्केटों में कौन काम कर रहा है? यूथ ही तो कर रहा है, उसकी छोटी मोटी दुकान है। आजकल दिल्ली का क्या लोग है, जॉब करने से अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं सब लोग। बिल्कुल। छोटे छोटे आप कॉलेज के बाहर चले जाओ मार्केट में, चाहे वो खाने का स्टॉल है, वो एक नौकरी से अच्छा कमाता है, आप मानते हो? बिल्कुल। तो यूथ में आप यूट्यूब में चले जाओ, खाने के स्टॉल के चल रहे होंगे, फूड ब्लॉग चल रहे हैं, उसमें डबल कमाई है। तो सारे काम धंधे चल रहे हैं, यूथ ही कर रहा है आजकल। बिल्कुल। अब सारे काम धंधे तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां अलग तोड़ी जा रही हैं, काम धंधे भी लोगों के खत्म करे जा रहे हैं। आज से पहले इतना एक्शन कभी नहीं हुआ। आप चले जाओ मेट्रो के आसपास, छोटे छोटे स्टॉल है उनको हटाया जा रहा है, मार्केटें तोड़ी जा रही हैं, सबको नोटिस दे दिया। हमारी राजनीति क्या है, काम धंधा करो और आगे बढ़ो। और भाजपा की क्या है, गरीब नहीं, उनका नारा था मोदी जी का, गरीबी हटाओ, लेकिन अब क्या नारा है, गरीबों को हटाओ। उनका उल्टा चल रहा है। अच्छा, तो सर एक चीज और बताओ कि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है, पैसा, नेटवर्क या नैरेटिव? मेहनत। मेहनत। मेहनत, सिर्फ मेहनत और सब्र। मेहनत और सब्र, बस। तो सर ने काफी बड़ी बात बोली, मेहनत और सब्र। तो सर आपको ये नहीं लगता ये मेहनत और सब्र तो हर करियर में ही रोल प्ले करती है? नहीं, यहाँ ज्यादा करता है, पेशेंस बहुत जरूरी है। अब
अब ये थोड़ी है कि आपको कोई चीज नहीं मिली तो आप छोड़ छाड़ के चले जाओ। आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो, अपने नेता पे विश्वास करो, आप आगे बढ़ोगे। अब ये नहीं कि इस बार तुम्हें टिकट नहीं बनाई, प्रदेश अध्यक्ष बहुत मांग रहे थे युवा मोर्चे के, अच्छा। उसको यूथ विंग के, तो उसको नहीं बनाया तो मैं छोड़ दूं, अपने घर बैठ जाऊं। तो घर बैठो तो आप घर बैठो फिर। राजनीति तो एक चलती हुई ट्रेन है, मैं ये सबको बोलना चाहूंगा, बहुत तेजी से चल रही है। जो नीचे उतरेगा और थोड़ी देर सोचेगा मैं बैठ लूं इस स्टेशन में, वो चली जाएगी। फिर आपको दोबारा जब ट्रेन घूम के आएगी तो आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। तो आप मेहनत करो और पेशेंस, ठीक है। जब भी आगे बढ़ पाओगे। तो जो ये नरेटिव बनाते हैं कि अगर राजनीति में आना है तो पैसा होना चाहिए, तो वो सब मैटर नहीं करता। हमारी पार्टी के लिए नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के लिए, अदर पार्टी के लिए तो ये हो सकता है, पर हमारी पार्टी में तो नहीं है। नहीं तो हमारे जितने विधायक हैं, चाहे वो आसपास चले जाएंगे, सब स्टूडेंट ही थे, यंग ही है सारे ज्यादातर एमएलए। तो सब मुझे नहीं लगता कोई जॉब करता था, कोई पढ़ाई करता था, इन पे पैसा ही नहीं था। मदद हो जाती है, आप चुनाव लड़ो हमारी पार्टी से, आपको मदद करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक है। तो सर अगर मैं पॉलिटिक्स में आना चाहूँ तो आप दोगे मुझे अवसर? बिल्कुल वेलकम है आम आदमी पार्टी का। अच्छा। मुझे लगता है अगर देश में कोई पार्टी यूथ की है तो दिल्ली में ही हमारी आम आदमी पार्टी चले जाओ, जितने भी काउंसलर या एमएलए हैं या एमपी हैं, सब यूथ ही हैं। आप राघव चड्ढा को देख लो, संदीप पाठक को देख लो, आप एमएलए देख लो, आप पार्षद देख लो, अदर पार्टी में चले जाओ, आपको 50+ मिलेंगे, आपको 60+। हमारे वही 35-40। तो यूथ कौन है? यूथ हम ही तो हैं, हमारी पार्टी है। तो सर आने वाले टाइम में आपके प्लान क्या, अपने आप को कहाँ देखते हो और कैसे इस राजनीतिक करियर को आप आगे ले जाना चाहते हो? मेरा तो एक है कि देखना कुछ नहीं है, आंखें बंद करके मेहनत करते रहो और पेशेंस के साथ ईमानदारी से मेहनत करते रहो, भगवान आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और सर आज के पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं नशे के लिए बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो पूरे देश में आजकल यूथ का जो मामला चल रहा है वो नशे के, मुझे लग रहा है नशे के आदि ज्यादा हो रहे हैं। शौक हो गया एक नशा। बिल्कुल। मतलब नशा उनको ये नहीं है कि उनको लगता है कि पार्टियों में नशा करेंगे तो हम हाई फाई हैं। तो मैं यही यूथ से बोलना चाहूंगा कि नशे से दूर होके और अपने माता पिता पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम जो मीडियम क्लास लोग हैं ना, तो हमारे माँ बाप का सपना है कि कुछ करे बच्चा, वो उनकी जिंदगी बीत जाती है। बिल्कुल सर। तो सर ने काफी बड़ी बात बोली है, सर इमोशनल भी हो गए हैं बोल के। तो देखो ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जो जमीन से उठे हों, जो एक नॉर्मल फैमिली से कोई आता हो और वो अपनी मेहनत के दम पे इतने साल लगा के एक यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर काउंसलर बनते हैं। तो हमारी ऑडियंस सर के साथ खड़ी है और हम सर से सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि सर आप आगे बढ़ो, यूथ आपके साथ है। और जिस सच्ची लगन के साथ आपने हमारी यूथ को एक गाइड किया है, तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सर वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। और जहां पे भी यूथ की जरूरत होगी तो वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच सर। तो आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म